जय हिंद साथियों, नमस्कार। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे और आपका पेपर भी अच्छा आया है। मैंने तो पूरा पेपर देखा और मुझे नहीं लगता है कि कोई प्रश्न आप गलत किए होंगे। 10 मिनट में जीएस का जो स्पेशली क्वेश्चन इसमें आया है, 17 से लेकर 54 तक या 55 तक आपके जीएस के क्वेश्चन हैं, उसको मैं यहाँ पे चालू कराता हूँ और आपसे कमेंट अपेक्षित होंगे कि आपने कितने क्वेश्चन यहाँ पे सही किए हैं। क्या मेरे द्वारा दिए गए नोट्स से आपको मिले हैं या नहीं मिले हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा। चलिए आइए शुभारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 17 की बात करिएगा। देखिए यहाँ पे आपका दिया गया है कि श्वेत प्रकाश जो है वो कितने रंगों से मिलकर बना होता है। जनरल साइंस का क्वेश्चन है और मुझे नहीं लगता है कि ये कोई बच्चा गलत किया होगा। 6 है, 5 है, 7 है या फिर 8 है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन सी होने जा रहा है यहाँ पे राइट। 7 वर्णों से मिलकर आपका जो बनता है ये आपका सफ़ेद प्रकाश, और जब इन्हीं को आप किसी प्रिज्म से गुजारते हैं या किसी शीशे से गुजारते हैं तो ये 7 रंगों में डिवाइड हो जाता है। तो इसका उत्तर 7 हो जाएगा। आपने पढ़ा है विबग्योर, है ना, विबग्योर पढ़ते हैं और ये 7 समूह है और इंद्रधनुष में भी आपके 7 रंग पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन जो आपका है भूगोल से लिया गया क्वेश्चन है और यहाँ पे आपको दिया गया है ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है। इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या फिर फिलीपींस। ना जाने कितने बार जब आपका क्विक रिवीजन होता था उसमें मैंने ये प्रश्न आपसे पूछा होगा और आप लोगों ने इसका उत्तर भी दिया है। फिलहाल यहाँ पूछा गया किस देश के समीप स्थित है या किस देश के पूर्वी तट पर स्थित है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, प्रवाल संरचना है। और पूछा जाए किस सागर में है तो कोरल सागर बताएंगे, और किस महासागर में है तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा प्रशांत महासागर में। इसके बाद प्रश्न संख्या 19 की बात करिएगा। संविधान सभा, ये भी प्रचलित क्वेश्चन है, गलत आप इसको किए नहीं होंगे। निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन वाली प्रॉब्लम है ही नहीं। अगर सच्चिदानंद सिन्हा को दिया होता तब थोड़ा समस्या आपको हो सकती थी कि स्थायी लगाएं कि अस्थायी लगाएं। फिलहाल यहाँ पे एकदम क्लियर कट उत्तर है, ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1946 में गठित संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। अगर अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाता तब उत्तर आपका हो जाता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो कोई यहाँ पे दिक्कत आपको होगी नहीं। प्रश्न संख्या 20 भारतीय इतिहास का बहुत ही प्रचलित क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन आप गलत नहीं किए होंगे। प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई है। बाणभट्ट, हरिसेन, भवभूति या फिर बौद्धायन। तो प्रयाग प्रशस्ति अगर ये पूछा जाता है कि किस भाषा में की गई तब थोड़ा लोग कंफ्यूज होते, लेकिन यहाँ तो कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं है। यहाँ पे मुझे लगता है कि प्रयाग प्रशस्ति कहाँ पे है तो प्रयाग इलाहाबाद में, और किसने इसकी रचना की है तो हरिसेन जो है इसका उत्तर आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, हरिसेन। प्रश्न संख्या 21 की बात कर लीजिएगा। ज्योग्राफी क्वेश्चन है और ये भी गलत नहीं करेंगे, कई बार मैंने आपसे पूछा भी है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है। पंचभद्रा साल्ट लेक, कोलेरू झील, लोनार झील या फिर चिल्का झील। उड़ीसा में स्थित है और इसकी जो लोकेशन होगी पूर्वी तट पे है। भारत की सबसे बड़ी पूछी जाती है झील पूछा जाए या लैगून पूछा जाए तो चिल्का आपका उत्तर होगा। पूर्वी तट पर बंगाल खाड़ी के तट के समीप में स्थित है यह झील, और यहाँ से प्रश्न आपका गलत होने की मुझे लगता है संभावना नहीं है। पंचभद्रा कहाँ पड़ती है तो आप बताएंगे राजस्थान में। कोलेरू झील कहाँ है तो ये आपके आंध्र प्रदेश में है। लोनार झील महाराष्ट्र में, और इसके बारे में याद रखिएगा कि यह जो झील है भारत की एकमात्र ज्वालामुखी निर्मित झील या क्रेटर झील का उदाहरण है ना। लैगून की बात हो रही है तो लैगून में तो चिल्का आपकी हो जाएगी, इसके अलावा कोलेरू आपकी हो जाएगी, पुलिकट हो जाएगी तमिलनाडु में, है ना। 2 झीलें आपकी पश्चिम में हैं, एक तो अष्टमुडी और एक आपकी बिमनाथ। ये भारत के लैगून झीलों का उदाहरण होगा। चलिए आज के सेशन का जो आपका 22वां क्वेश्चन आपका पूछा गया है, बैलेडीला के खान। कितने बार मैंने आपसे पूछा है, मुझे नहीं लगता है कि आप इसको गलत किए होंगे। बैलेडीला की खान या बैलेडीला की पहाड़ियाँ बैल के कुबड़ की तरह दिखती हैं। पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, केरल और कर्नाटक। तो बैलेडीला मैंने आपको पढ़ाया है। बैलेडीला खान कहाँ पड़ती है, छत्तीसगढ़ में इसकी लोकेशन है। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा आपका बी सही, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित है। और यह भी आप याद रखिएगा कि
एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान है ये आपकी बेल्डिला खान। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 की बात करिएगा। ये भी क्वेश्चन ना जाने कितने बार आपने किया होगा। आज मुझे तो प्रश्न देख के लग रहा है जैसे मैं ही पेपर दे रहा हूँ, और निश्चित रूप से जो आपने पढ़ा है मुझे लगता है कि लगभग हर अभ्यर्थी यही कहेगा कि आज की पेपर की खोपड़ी में छेद किया है मैंने, और निश्चित रूप से आपने किया भी होगा, क्योंकि मुझे अब तक जितना मैंने प्रश्न बताया है वह क्वेश्चन आपको रिपीटेड ही दिखाई दे रहा है, तो कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल के द्वारा भारत और श्रीलंका के बीच में अलगाव पैदा होता है? कौन सा चैनल अलग करता है? पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी, 8 डिग्री चैनल, मकस्सार जल संधि और मिस्किना जल संधि, है ना। इस प्रश्न का उत्तर गलत जो किया होगा उसकी पिटाई होगी निश्चित रूप से। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे हो जाएगा राइट। पाक जलडमरू मध्य या मन्नार की खाड़ी जो है भारत श्रीलंका के बीच में है और बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है। 8 डिग्री चैनल मैंने आपको बताया है मालदीव और मिनकाया के बीच में है, मकस्सार इंडोनेशिया में है और मेसिना आपकी जो है मेसिना और ट्रांटो कर्च ये आपकी यूरोप महाद्वीप की जल संधियाँ होंगी। चलिएगा, मैंने कहा था ना कि आपको वर्ड के लिए ज़्यादा नहीं पढ़ना है, विश्व की जल संधि बहुत ज़्यादा नहीं पूछी जाती है, आपसे भारत के बारे में ही मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे और भारत से ही क्वेश्चन यहाँ पे ज़्यादा पूछे गए हैं। चलिए, प्रश्न संख्या 24 की बात कर लीजिएगा। सोनपुर पशु मेला हर साल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है? तो सोनपुर का मेला एशिया का सबसे बड़ा मेला है और ये कहाँ लगता है? ऑप्शन बी यहाँ पे हो जाएगा राइट। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट, यानी बिहार में। चलिए, प्रश्न संख्या 25, इसमें भी मुझे लगता है कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? पिसीकल्चर, सेरीकल्चर, विटीकल्चर या फिर हार्टिकल्चर। अंगूर की खेती किस में होती है? तो ऑप्शन सी आपका हो जाएगा राइट, विटीकल्चर में। पिसीकल्चर पूछता तो मछली पालन या मत्स्य पालन कर लीजिएगा। सेरीकल्चर आपका रेशम उत्पादन और हार्टिकल्चर आपका फल फूल उत्पादन आपका हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 26 की बात करिएगा। देखिए, सॉरी 26 नहीं है ये, यहाँ पे 26 आपका होगा, एक और है क्या? प्रश्न संख्या 26 की बात करिएगा। अव्यवस्थित क्वेश्चन मैंने लिए हैं लेकिन फिर भी पूरा जीएस आपका यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्से में 400 साल पहले नहर सिंचाई 400 साल पहले वाह निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्से में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी, जिसे कुल्ल के नाम से जाना जाता था? थोड़ा सा रेयर क्वेश्चन है, संभवतः इस पर चर्चा मैंने नहीं की है, मैं अपनी गलती को स्वीकार कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी देखिए, कर्नाटक, गुजरात, हिमाचल प्रदेश या फिर केरल। कुछ ऐसे क्वेश्चन डाले जाते हैं जो कि निश्चित रूप से हर अभ्यर्थी को ना आए, लेवल उसका अप होता है। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा, जिसे कुल्ल के नाम से जाना जाता था, कहाँ पे होती थी? तो ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा राइट, हिमाचल प्रदेश में, है ना। चलिए, प्रश्न संख्या 7 की बात करिएगा, सॉरी 27 है ना, 27 की बात कर लीजिए। तो भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा होता है? ये भी गलत नहीं होना चाहिए। भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा होता है, यह आपसे पूछा गया है। और मैंने आपसे ऑफलाइन क्लासेस में कहा भी था कि जनगणना से क्वेश्चन आएगा, चाहे यूपी हो चाहे भारत हो, और जनगणना इसी शिफ्ट में नहीं आएगा, जनगणना बाकी की 3 शिफ्ट में ही भी आएगा। यहाँ पे फिलहाल जो उत्तर आपका हो जाएगा, सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है जनगणना का? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट हो जाना चाहिए, महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त आपका सही हो जाएगा। 2011 की जनगणना लास्ट जनगणना थी, और हो सकता है इसमें महारजिस्ट्रार जनगणना आयुक्त पूछा गया, वहाँ पर उनका नाम पूछ दिया जाए कि वर्तमान में कौन है या अंतिम जनगणना में आपके कौन थे। तो डॉक्टर सी चंद्रमौली मैंने आपको बता रखा है, कोई दिक्कत आपको नहीं यहाँ पे होनी चाहिए। चलिए, प्रश्न संख्या 28, वाह वाह क्या प्रश्न है। कुमार संभव निम्नलिखित में से किस लेखक की साहित्यिक कृति है? आपसे पूछा गया है, भैरवी, कल्हड़, महाकवि कालिदास या फिर महादेवी वर्मा। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा महाकवि कालिदास की कृति है। कुमार संभव याद रखिएगा, मेघदूत याद रखिएगा, उनका नाटक बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अभिज्ञान शाकुंतलम आपसे पूछा जाता है, कुमार संभव आपसे पूछा जाता है। तो ये सब चीज़ें कालिदास से प्रश्न बनेगा आपका ना। 29 विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? 5 जून आपका विश्व पर्यावरण दिवस, 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस, 25 जून विश्व महासागर दिवस, और यहाँ पे जो सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन बी होगा, 23 अप्रैल को आपका मनाया जाता है क्या? विश्व पुस्तक दिवस। पुस्तकों से दोस्ती कीजिए, पुस्तकों से दिल लगाइए, यही वो ऐसी चीज़ है जो कि अपनी बातों से पलटा नहीं करती है, बाकी तो सब बेवफा होते हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरी बात को आप समझ रहे होंगे। चलिए, 23 अप्रैल आपका सही हो जाएगा यहाँ पे विश्व पुस्तक दिवस।
प्रश्न संख्या 30 की बात करिएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? WHO पूछा है, हो सकता है अगले शिफ्ट में आपसे UNEP पूछ दे, है ना, यूनेप पूछ दे, या आपसे WTO पूछ दे। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? जिनेवा स्विट्जरलैंड, एम्स्टर्डम नीदरलैंड, ब्रुसेल्स बेल्जियम, या फिर पेरिस फ्रांस। देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहाँ पे है? तो ऑप्शन ए जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय, ये तो आपका सही होगा। एम्स्टर्डम द हेग में आपका जो है कल किसका मुख्यालय है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय। ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है, यहाँ पे नाटो का मुख्यालय है। और पेरिस की अगर बात करिएगा तो यूनेस्को का मुख्यालय आपका पेरिस में स्थित है। प्रश्न संख्या 31, देखिए, किसी देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली आनुपातिक जनसंख्या के वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? देखिए, शहरी क्षेत्र में हो रही है बात ना, थोड़ा सा कॉमन सेंस का प्रयोग अगर आपने किया होगा, घबराए नहीं होंगे, तो यह क्वेश्चन देखने में तो लग रहा है कठिन, लेकिन अगर थोड़ा भी कॉमन सेंस का आपने प्रयोग किया होगा तो आप इसको गलत नहीं करेंगे। अनियोजित जनसंख्या आपकी हो नहीं सकती है, शहरीकरण औपनिवेशीकरण आपका होगा नहीं, ग्रामीकरण आपका हो नहीं। जब शहर की बात हो तो ग्रामीकरण कहाँ से आएगा? ऑप्शन बी यहाँ पे जो सही उत्तर होगा, किसी देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली अनुपातिक जनसंख्या के में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो शहरीकरण आप यहाँ पूछा गया है, यहाँ पे शहरीकरण पूछा गया है। हो सकता है अगली मीटिंग में, अगले शिफ्ट में आपसे पूछ दे कि भारत में शहरीकरण का परसेंटेज कितना है। तो प्रश्न तो बनना आपका जनगणना से है, कन्फर्म है। 2 क्वेश्चन आपको जनगणना के यहाँ पे हो गए ना। चलिए 31 के बाद 32 की बात करिएगा। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, नाल्को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने इस पर चर्चा की है। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड का पंजीकृत कार्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? डिगबोई असम दिया है, नूनामाटी असम दिया है, भुवनेश्वर उड़ीसा दिया है, या फिर रायपुर छत्तीसगढ़ दिया है। तो नाल्को का मुख्यालय कहाँ है ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा आपका राइट, भुवनेश्वर उड़ीसा में, है ना। चलिएगा 32 के बाद अगला जो आपका 33 है, हाँ 33 क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है? कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है? बरगद, अशोक, बांज, या फिर बांज। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष बरगद आप लगाएंगे, गलत होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। चिल्ला के क्लास में आपको पढ़ाया गया है अशोक, इसमें कोई गलती आपकी नहीं होनी चाहिए। सुराहाताल पक्षी विहार, अब इसका अगर किसी ने गलत किया, अगर इसका किसी ने क्वेश्चन गलत किया, उत्तर गया, तो उसको तो दिन भर क्लास से बाहर रखकर डंडे से पिटाई करनी चाहिए। सुराहाताल मुझे लगता है कि सैकड़ों बार चर्चा हुई है। सुराहाताल कहाँ पे है? सुराहाताल का नाम देखते ही ऑप्शन में आपको बलिया देखना चाहिए, बाकी प्रश्न को ही मत पढ़िए। ऑप्शन बी आपका हो जाएगा यहाँ पे क्या, राइट, है ना। फिलहाल प्रश्न को भी पढ़ लीजिए, नहीं तो आप कहेंगे सर जी भाग रहे हैं, क्लास में भी भागते हैं, यहाँ पर भी भागते हैं। सुराहाताल पक्षी विहार प्रसिद्ध अभ्यारण्य है जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? मैंने कहा था ना कि बलिया से या तो ददरी मेला या फिर बलिया से सुराहाताल, ये 2 चीज़ें आपकी पूछी जाती हैं। और देखिए आ भी गया प्रश्न संख्या 35। प्रश्न संख्या 35 की बात करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने का सबसे उपयुक्त साधन है? ये आपसे पूछा गया है। देखिए, कौन सा सोशल प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने का सबसे उपयुक्त साधन है? स्नैपचैट दिया है, फेसबुक दिया है, इंस्टाग्राम दिया है और लिंक्डइन दिया है। तो आप फेसबुक पे नौकरी आपको मिलेगी नहीं, इंस्टाग्राम पे आपको नौकरी मिलेगी नहीं, स्नैपचैट पे आपको मिलेगी नहीं, आप तो वीडियो बना के जानते हैं, रील बनाते हैं। ऑप्शन डी आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट। थोड़ा सा कॉमन सेंस का प्रयोग अगर आपने किया होगा, लिंक्डइन यहाँ पे होना चाहिए सही, क्योंकि फेसबुक, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम का कोई मतलब नहीं है स्पेशली नौकरी के लिए, है ना। उत्तर प्रदेश, देखिए ये भी मैंने आपको पढ़ाया था, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट मैंने आपको पढ़ाया था, वहाँ पर मैंने कहा भी था कि भदोही से प्रश्न आपका आने वाला है। उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? चिकनकारी के लिए तो आपका लखनऊ हो जाएगा, कालीन बुनाई, है ना। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कालीन बुनाई भदोही आपका, जिसे आप संत रविदास नगर भी कहते हैं। साड़ी बुनाई के लिए आपका बनारस हो जाएगा। चमकीले मिट्टी के बर्तन हैं तो आपका बुलंदशहर आपका हो जाएगा, है ना। चलिए प्रश्न संख्या 37 की बात करिएगा। इतिहास का क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन आप गलत नहीं किए होंगे। अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? रामपुर, सिकंदरा, उन्नाव या फिर एटा। अकबर का मकबरा पड़ता कहाँ है? तो आगरा में, और आगरा में कहाँ? तो उत्तर आपका होगा सिकंदरा, यहाँ पे हो जाएगा राइट। ऑप्शन भी यहाँ पे होने जा रहा है राइट ना। चलिए प्रश्न संख्या 38 की बात कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्की की खेती के लिए किया जाता है? चरकुला मैंने कहा था, चरकुला आया भी है, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर चरकुला अगर आप लगाएंगे तो गलत होगा। रसिया पे मैंने चर्चा की थी, चरकुला पे मैंने चर्चा की थी, कजरी पे मैंने चर्चा की थी। इस बात को मैं मान रहा हूँ। ये तीसरा क्वेश्चन ऐसा है इसमें जो कि आपका नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा, जिस पे मैंने चर्चा नहीं की थी, हुरका बोल इसका जो है सही उत्तर आपका होने जा रहा है ना। बाकी रसिया, चरकुला, चलिए इस सेट में नहीं आया है। आज की सेकंड मीटिंग में इन तीनों से एक प्रश्न आपको देखने मिलेगा कन्फर्म, ये श्योर है ना। प्रश्न संख्या 39, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने किसके सहयोग से की थी? रविंद्रनाथ टैगोर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मैडम भिखाजी कामा और एनी बेसेंट। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की जो स्थापना होती है, मदन मोहन मालवीय, तो मैंने आपको बताया था 1916 में इसकी स्थापना किए थे। किसके सहयोग से? अगर आपको CHS याद है, सेंट्रल हिंदू यूनिवर्सिटी एनी बेसेंट आपको याद है, तो ऑप्शन डी आप लगा दीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा राइट, डॉक्टर एनी बेसेंट, है ना। आयरिश महिला और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष आपकी थी 1917 कलकत्ता अधिवेशन, है ना। आज के सेशन का 40वां क्वेश्चन आपके लिए, निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली है जिसे ब्रजभूमि के नाम से भी जाना जाता है? अब इस क्वेश्चन को मुझे नहीं लगता है कि कोई बच्चा गलत किया होगा। राम जी पूछता, हालांकि मैंने राम जी से कहा था कि राम जी से क्वेश्चन आएगा, कोई बात नहीं, राम जी से नहीं आया, कृष्ण जी से आया है। अगली मीटिंग में या अगले दिन हो सकता है राम जी से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा राइट, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि आपकी क्या है? मथुरा है, और यहीं पर रसिया और चरकुला लोक नृत्य का प्रचलन आपका मिलता है। 40 क्वेश्चन मैंने बता दिया। अब चलिए आइए 41 पे। देखिए 41 नहीं है, 41 यहाँ पे है ना। देखिए 41 क्वेश्चन की बात करिएगा। निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है? निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है? तेलंगाना है, उत्तर प्रदेश है, गुजरात दिया है या फिर असम दिया है? तो दोस्तों देखिएगा यहाँ पे निवेश मित्र की बात हो रही है, ऑप्शन बी, क्योंकि यूपी स्पेशल का ये क्वेश्चन है, ऑप्शन बी यहाँ पे हो जाएगा। निवेश मित्र किससे संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? मुद्रा का चलन ना हो, ऑप्शन डी यहाँ पे याद कर लीजिएगा। 2018 में आपकी नोटबंदी हुई भी थी, तो नोटबंदी यहाँ पे इसका उत्तर सही हो जाएगा। विमुद्रीकरण का उत्तर क्या होगा? नोटबंदी। प्रश्न संख्या 43 की बात कर लीजिएगा। ये तीसरा चौथा क्वेश्चन आपको जो है, जो शायद चर्चा नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार अवधि या एक पट्टे वचनबद्ध या अनुदान के तहत धारित भूमिखंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इसका जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे समेकित भूमि आपका हो जाना चाहिए, है ना। चलिए आज के सेशन का 44वां क्वेश्चन जो आपके पूछा गया था आज में, यूपीएसएसएफ का पूरा नाम बताइए। उत्तर प्रदेश शालिट सिक्योरिटी फोर्स, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, उत्तर प्रदेश सोशल सिक्योरिटी फोर्स, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी यहाँ पे हो जाएगा आपका यूपीएसएस स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, है ना। उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, इसका जो है सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन बी। आज के सेशन का 45वां क्वेश्चन, मैंने कहा बांग्लादेश जो भारत के पड़ोसी देश है, वहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा, आया भी है। बांग्लादेश के शहाबुद्दीन राष्ट्रपति मैंने आपको पढ़ाया था, राष्ट्रपति ना पूछ के आपसे बांग्लादेश पूछ दिया है। तो टका कहाँ